एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवाइए, क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? नीलम जी, रतनलाल जी, गुड इवनिंग, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कल बेसिकली क्लास नहीं हो पाई थी, उसका एक कारण ये था कि कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल मेरे दोस्त, स्वास्थ्य लाभ सही नहीं होने की वजह से कल का अवकाश करना पड़ा। अब आइए आप और हम मिलकर के कुछ बातें करते हैं। इस समय आप काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं, जहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए यहां पर क्लास पढ़ रहे हैं। हमारी 14वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। जी बिल्कुल, राज मीणा जी झालावाड़ से जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है मेरे दोस्त, अभिनंदन आपका। सर आप काव्य क्लासेस कोटा का, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मनोज जैन सर जो हैं वह आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सभी के लिए यह कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सर ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस के ही मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड इतिहास का कोर्स चल रहा है, 450 घंटों का एक विस्तृत कक्षा कार्यक्रम है, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है, केवल और केवल 3999 में। आरएस का फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आधुनिक भारत का यह कोर्स चल रहा है केवल 499 में। धन्यवाद नीलम, आपका स्वागत है। पहला प्रश्न मौर्योत्तर काल के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से क्या ईसा की पहली सदी के आसपास विकसित मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त होता था? संगमरमर, स्लेटी पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर और अनुत्तरित प्रश्न है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए मथुरा मूर्ति कला में इनमें से क्या उपयोग में आता था? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। सर याद रखिएगा, जब हम मथुरा मूर्ति कला की बात करते हैं तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यह हमारे भारत की एक ऐसी महत्वपूर्ण मूर्ति कला शैली है जिसमें मूर्तियों में नग्नता के स्थान पर आध्यात्मिकता और भावुकता को प्रधानता दी गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। किसका होता था? लाल बलुआ पत्थर का। महेंद्र कुमार जी स्वागत है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला, निम्नलिखित में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? एक ऐसा इतिहासकार कौन है जिसने यह कहा कि जो ब्राह्मण थे उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई, किसके प्रति? मौर्यों के प्रति, और इसीलिए यह पतन की ओर आगे बढ़ा। क्लियर? बी एन मुखर्जी, रोमिला थापर, हरप्रसाद शास्त्री, एच सी राय चौधरी और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। बहुत बढ़िया रतनलाल, नीलम, राज मीणा जी, एच आर मीणा जी। नहीं, हिंदी की क्लास अभी नहीं हो रही है, बहुत जल्दी शुरू की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत जल्दी हिंदी की क्लासेस शुरू की जाएगी। नमस्कार सुनीता जी, स्वागत है मैम आपका। यहां पर एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि ब्राह्मण समुदाय के असंतोष की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए ब्राह्मण जहां पर भी आ जाए ये शास्त्री होते हैं, तो आप नाम याद रखिएगा, हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने यह बात कही थी, क्या कही थी? कि ब्राह्मणों का असंतोष जो है वह मेरे दोस्त कहीं ना कहीं इसका मूल कारण यहाँ पर बनता है। किसका? मौर्य साम्राज्य के पतन का। क्लियर? रोमिला थापर का नाम यहाँ पर आया है। इन्होंने कहा कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण प्रशासन का केंद्रीयकरण स्वरूप था। इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कही केंद्रीयकृत प्रशासन, इसकी वजह से यह पतन हुआ था। चलिए, जय जोहार स्मार्ट भील भैया, स्वागत है मेरे दोस्त आपका, अभिनंदन। अगला प्रश्न देखिए, विम कटफिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? शिव, विष्णु, कुबेर, गणेश और अनुत्तरित प्रश्न है। एक है विम कटफिसस, उसके सिक्कों पर किस हिंदू देवता का चित्र हुआ है? जवाब दीजिए। विम कटफिसस के सिक्कों पर, बहुत बढ़िया रतनलाल, क्या बात। देखो विम कटफिसस कौन है? तो मेरे दोस्त यह एक कुषाण राजा था, ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। इसने सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि को धारण किया, साथ ही अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति को अंकित करवाया था। कौन? विम कटफिसस। थोड़ा सा याद रहेगा चीजें, बताइए।
कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि स्वास्थ्य जो है वह सही नहीं था। तो याद रखिएगा शैव धर्म। देखो विम कटफिसस पढ़िएगा, यह कौन था? तो यह था मेरे दोस्त, याद रखिए, डेट इज कुषाण शासक। क्लियर, कुषाण शासक था, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शैव धर्म का अनुयायी था यह शैव अनुयायी हुआ करता था। क्लियर, इसने सिक्कों पर एक उपाधि धारण करी, सिक्कों पर उपाधि, और यह उपाधि कौन सी थी? तो याद रखिएगा डेट इज महेश्वर। क्लियर, इसके अलावा इसने सिक्कों पर शिव प्लस नंदी का चित्र अंकित करवाया था। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें सार्वतवाह शब्द प्रयोग हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मानकुंवर लेख, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख और अनुत्तरित लेख। सार्वतवाह जो शब्द है इसका प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ है बताइए। सार्वतवाह एक शब्द आता है, सार्वतवाह शब्द मूल रूप से व्यापारियों के लिए आता है, ठीक है ना, जो व्यापारियों के प्रधान होता है उसे सार्वतवाह कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ये बात याद रखिएगा, डेट इज व्यापारियों का प्रधान, या हम व्यापारियों का संघ भी कह सकते हैं। और यह आया है दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में। यह किसने लिखवाया था? तो यह गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय का हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया रतनलाल, नीलम, सुनीता, पलक, बहुत बढ़िया, स्मार्ट भील, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, कुछ भी कहो। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल और अनुत्तरित प्रश्न। खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा जो है यह किस से जुड़ी हुई है बताइए। यहां पर हमें कनिष्क की एक खड़ी हुई प्रतिमा मिली है जिसमें उसने लंबा कोट पहन रखा है। कनिष्क की यह प्रतिमा 5 फीट और 7 इंच की है, यह बात याद रखना। और यह शुंग काल, कुषाण काल की देन है, ठीक है। यह किसकी मिली है? यह कनिष्क की है, ठीक है। और कितनी है? तो याद रखिएगा 5 फीट और 7 इंच की है, जिसने क्या पहन रखा है? लंबा कोट पहन रखा है। और इसमें सिर जो है वह नहीं है, मूर्ति की गर्दन जो है वह नहीं है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए? गुप्त, सातवाहन, कुषाण, मौखरी और अनुत्तरित प्रश्न। यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा जाता है। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? मैंने कल परसों ही हमारे जो है काव्य क्लासेस का ऐप है उसमें इतिहास विषय की जब क्लास ले रहा था तो वहीं पर मैंने इस बिंदु पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी। बताइए। देखिए यहां पर सातवाहन जो हैं इन्होंने मेरे दोस्त शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन ही वही है जिन्हें शीशे के अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, जिनमें चांदी के, पोटीन के, तांबे के, कांसे के, इस तरह के ये सिक्के जारी करते हैं। यह चांदी के सिक्के जारी करते हैं, यह पोटीन के सिक्के जारी करते हैं, यह तांबे के सिक्के जारी करते हैं, साथ ही यह मेरे दोस्त याद रखिएगा कांसे के सिक्के जो है वह जारी करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है? प्राकृत, पाली, संस्कृत, उपरोक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मूल रूप से चेदी राजवंश के राजा खारवेल का है, जो हमें खारवेल की उपलब्धियों के बारे में बताता है। क्लियर हो गई? यह किस राजवंश का है? तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, जेटी चेदी वंश के शासक खारवेल का है। और यह कहाँ शासन करता था? यह कलिंग में शासन करता था और यह मूल रूप से प्राकृत भाषा में है। सच बताओ यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा यह क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है या नहीं है। झूठ मत बोलना, मैं फिर बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न जो है यह मैं तराश करके लेकर के आता हूँ, अपने हाथों से लिख करके अपने टाइपिस्ट को देता हूँ। टाइपिस्ट फिर उस प्रश्न को लिखता है, मैं उसके एक्सप्लेनेशन करता हूँ और फिर आपके बीच में लेकर के आता हूँ। क्यों? ताकि आपकी जो है वह नौकरी लग सके, आपके सपनों के साकार हो सके। आपके माता पिता ने जब आपको शिक्षण कार्य के लिए आगे भेजा था
पढ़ने के लिए आगे भेजा था, तो वहां पर आपके सपने पूरे हो सके। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मैं मनोरंजन वगैरह मुझे आता भी नहीं है, न हमने कभी सीखा है। दिन भर केवल इतिहास में रहते हैं मेरे दोस्त, इतिहास ही पढ़ते हैं, इतिहास ही पढ़ाते हैं, इतिहास में ही जीते हैं। हमारे तो स्थिति ये है, अगर हाथ को भी काटोगे तो इतिहास ही टपकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त ये रहा। हमारे भाई कह रहे हैं जैन चेदी कलिंग खारवेल। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, यह लेख युक्त का या प्रशस्ति लेख का पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है, इसी लेख में जैन भिक्षुओं को गुफा दान करने, ग्राम दिए जाने का भी उल्लेख आया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाथी गुम्फा लेख में भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख मिलता है। इसके अलावा खारवेल जो है वह महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला भारतीय राजा भी हुआ मेरे दोस्त, इसकी जानकारी भी हमें इसी में चलती है। इसके अलावा जो चेदी राजवंश का शासक था जिसका नाम खारवेल था, यह जैन धर्म का अनुयायी था, यही हमें बताता है। इसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख हमें नंद राजाओं के बारे में बताता है कि उन्होंने कलिंग में एक नहर बनवाई थी, कलिंग से एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा वह लेकर के गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई रतनलाल? बताओ मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न ये रहा, मुस्कुराइए आप चंदू जैन के साथ इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। अगला प्रश्न, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसने करवाया? सर क्या वृषभ को मैं यहाँ पर नंदी कह सकता हूँ? विमकटफिसस, हुविस्क, रुद्रदामन, शशांक और अनुत्तरित प्रश्न है। बड़ा अच्छा लगता है सर जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ाते हैं और आपके जैसे गजब के विद्यार्थी क्लास में होते हैं तो रियल में मोटिवेशन मिलता है। कल थोड़ी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कल थोड़ी क्लास नहीं हो पाई। सर याद रखना विमकटफिसस, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, महेश्वर की भी यह उपाधि धारण करता है। उपाधि कौन सी धारण करी थी? महेश्वर की उपाधि धारण करता है। यह कुषाण राजा हुआ करता था। वेरी गुड रतन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव, मिनांडर और अनुत्तरित प्रश्न है। बौद्ध भिक्षु मिनांडर से प्रभावित, बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होने वाला राजा कौन था? देखिए एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, ठीक है, इस मिलिंद पिन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन व हिंद यूनानी शासक मिलिंद, हिंद यूनानी राजा मिलिंद, जिसका नाम क्या मिलता है? मिनांडर, इनका दार्शनिक वाद विवाद, दार्शनिक वाद विवाद कह सकते हैं हम, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका उद्देश्य क्या था? आत्मा के स्वरूप पर चर्चा करना, वाद विवाद। और इस दार्शनिक वाद विवाद का टॉपिक क्या था? तो याद रखना इसका टॉपिक हुआ करता था मेरे दोस्त आत्मा का स्वरूप, कि भाई आत्मा जो है वह दिखती कैसी है। तो ये बात कही थी मिनांडर ने। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ मुझे, सच सच बताइएगा, क्या आपको यह पहले पता था कि जो मिलिंद पन्हो नाम की किताब है इसमें वाद विवाद तो है, लेकिन इस वाद विवाद का टॉपिक क्या था? सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। नीलम, रतनलाल जी, सुनीता जी और अन्य प्यारे साथियों, बताइए क्या आपको पता था कि इस वाद विवाद का मुद्दा क्या था, टॉपिक क्या था? तो आत्मा का स्वरूप, इस विषय पर इन्होंने चर्चा की थी। उस राजवंश का नाम बताइए जिसने हत्या करके सत्ता अपनाई, जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। चोल, सुंग, कुषाण, गुप्त और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। राधे राधे मेरे दोस्त सुनीता जी, स्वागत है। देखो एक राजा हुआ मौर्य, मौर्य राजवंश का राजा था, नाम था वृहदत्त। वृहदत्त को मार देता है पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र स्थापना करता है सुंग की। क्लियर? सुंग राजवंश का अंतिम जो शासक था
उसका नाम था देवभूति, और इस देवभूति की हत्या कर देता है सुशर्मा। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कौन करता है? तो मेरे दोस्त वासुदेव कर देता है, और कण्व राजवंश की स्थापना करता है। कौन कर देता है? वासुदेव। और ये वासुदेव किसकी स्थापना करता है? कण्व राजवंश की। तो शुंग वंश के ने स्थापना की, पुष्यमित्र ने किसको मार करके? वृहदत्त। और इसका अंतिम शासक था देवभूति, इसको किसने मारा? वासुदेव ने मारा। तो यहां पर सही जवाब होगा शुंग। मुझे जब ये बात बताता हूं ना, सॉरी क्लास नहीं ले पाई और लेट भी हो गई कल। सर क्लासेस नहीं ले पाई और लेट भी हो गई थी आज। अरे कोई बात नहीं है सुनीता, अभी क्लास को चलते हुए 15 मिनट ही हुए हैं, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर देखो, कण्व वंश जब हुआ ना, तो कण्व वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था सुशर्मा। इसकी हत्या कर दी गई किसके द्वारा? सिमुख के द्वारा। और इस सिमुख ने स्थापित किया फिर सातवाहन वंश। अब देखो कहां कहां से क्या क्या चीज हो गई। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने और स्थापित किया शुंग वंश। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की वासुदेव ने और स्थापित किया कर्ण वंश। कर्ण वंश के शासक अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की सिमुख ने और स्थापित किया आंध्र सातवाहन वंश। क्लियर? हाँ, देखो यहां पर चेदी नहीं आएगा, ये बात थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले हरियक राजवंश आता है, आदरणीय रतनलाल। हरियक, हरियक के बाद आप यहां पर देखिएगा सीसुनाग, फिर आता है आपके नंद, फिर आता है आपके मौर्य राजवंश, फिर आता है शुंग राजवंश, फिर आता है कर्ण, और फिर आता है आंध्र सातवाहन। ये चेदी वाला जो है ना, ये कलिंग का एक लोकल राजवंश था। क्या ये बात क्लियर हो गई रतनलाल? और हम सामान्य रूप से जो है जो स्थानीय राजवंश होते हैं उनको केंद्र के स्तर पर हम उनका अध्ययन नहीं करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दो रतनलाल। चलो सर, आप ऑनलाइन कोर्स ले लो, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। केवल और केवल 3,999 का है। ठीक है, रेट की बात कर रहे हो, इसमें फीस में अब कमी नहीं होगी, ये सर्वश्रेष्ठ फीस है। आने वाले समय में 1 अप्रैल से इसकी फीस बढ़ करके 5,999 कर दूंगा मैं। उधर आरएस का आधुनिक भारत का है केवल 499 में। चलो अगला प्रश्न देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अभी बताया पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। यह आपके पुष्यमित्र शुंग था। क्लियर? कौन था यह? पुष्यमित्र शुंग था, यह बात थोड़ा सा याद रखना। अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के रचयिता है? पाणिनि, वशिष्ठ, पतंजलि, बौधायन और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। योग सूत्र के रचयिता कौन है? इनको हम योग दर्शन भी कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कह सकते हैं सर? और जब भी योग दर्शन की चर्चा आती है, याद रखिएगा नाम आता है जी पतंजलि। ठीक है ना, पतंजलि ने ही योग दर्शन की शुरुआत की थी। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर नंदी, पतंजलि और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, महाभाष्य नामक एक किताब है और उसके रचनाकार कौन माने गए हैं? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। दीपेंद्र जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। रतनलाल, सुनीता, बहुत बढ़िया। नीलम, ममता, स्वागत है मैम। ममता कपूर। सर महाभाष्य लिखा था पाणिनि ने, और यह किसके समकालीन थे? यह कालीन थे मेरे दोस्त, समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के यह समकालीन थे। चलो अगला प्रश्न, महाभाष्य के रचयिता, रिपीटेड सवाल है, पाणिनि। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न देखिए, 2 अश्वमेघ यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किए? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, दशरथ, स्कंदगुप्त और अनुत्तरित प्रश्न है।
एक प्रश्न है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने संपन्न किए थे। यह बहुत अच्छा कार्य है। इन अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित हुआ करता था, यह मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इनका पुरोहित कौन था? डेट इज पतंजलि, नहीं मैं अभी जाऊंगा। डेट इज पाणिनि। कौन थे? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पाणिनि या नहीं, पाणिनि नहीं थे यार, पतंजलि थे। हाँ, योग सूत्र के रचयिता पतंजलि, पतंजलि ये हुआ करते थे। तो यहाँ पर नाम आएगा पुष्यमित्र सुंग। मौर्योत्तर काल में एक महत्वपूर्ण राजा। समुद्रगुप्त ने एक ही अश्वमेध यज्ञ किया था नीलम। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। चले सर, अगला प्रश्न। मनु स्मृति की रचना जो है वह किस वंश के शासनकाल में हुई है? मौर्य, सातवाहन, सुंग, कुषाण और अनुत्तरित प्रश्न है। एक प्रश्न है कि मनु स्मृति की जो रचना है यह किस राजवंश के शासनकाल में हुई है? जवाब दीजिए। मनु स्मृति मूल रूप से विधि विषयक ग्रंथ है जिसमें पहली बार ही अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान की बात कही गई है। क्लियर हो गई? तो मनु स्मृति क्या है यह बात याद रखिएगा, एक प्रकार का विधि ग्रंथ है और इसकी रचना सुंग काल में ही हुई है। क्लियर? कौन से काल में हुई है? सुंग काल में। रतनलाल जी, दीपेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। नीलम और अन्य प्यारे साथियों, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है और यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक आ गए थे? महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम, मिलिंद पन्नहो और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसी ग्रंथ जिसमें हमें यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है और यह भी पता चलता है कि जो यूनानी थे वह पाटलिपुत्र तक आ गए थे। बताओ। मतलब एक ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमारे भारत में जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो पता है क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास में केवल और केवल हमें 2 महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणकारियों की जानकारी मिलती है। उनमें एक नाम आता है यूनानियों का और एक नाम आता है ईरानियों का। क्लियर? जिसे हम फारसी आक्रमण भी कहते हैं। क्लियर? देखिए, यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें यहाँ पर गार्गी संहिता से मिलती है। और कहाँ से मिलती है? तो एक नाम आपने सुना होगा, कालिदास। गुप्त काल के महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं कालिदास। इन्होंने किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्रम। ठीक है? इसमें भी जानकारी मिलती है। दूसरा, पतंजलि, और पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य, इसमें जानकारी मिलती है। और एक गार्गी संहिता तो है ही सही। क्लियर? देखो, पाली ब्रोथा जो है ना, यह यूनानी साहित्य में बेसिकली यूनानी साहित्य में पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा गया है। दीपेंद्र, क्या ये बात क्लियर हो गई? और चीनी साहित्य में इसी पाटलिपुत्र को पालिंटू कहा गया है। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे दोस्त बिल्कुल जानिए, आपका पूरा अधिकार है। पाटलिपुत्र वर्तमान नाम है पटना, जो बिहार की राजधानी है। इसके हमें 2 नाम मिलते हैं मेरे दोस्त। पहला यूनानी साहित्य में, और इस यूनानी साहित्य में क्या नाम मिलता है? तो याद रखिएगा, डेट इज पाली ब्रोथा। ठीक है, पाली ब्रोथा। और एक आता है चीनी साहित्य। चीनी साहित्य, क्योंकि फैयान ने यहाँ की यात्रा की, हैंसांग ने यात्रा की, और इसने क्या कहा है? इसने कहा है पालिनटू। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? केवट बाबू, दीपेंद्र भैया, बताओ मेरे दोस्त। अगला प्रश्न। ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? मौर्य, सुंग, गुप्त, शक और अनुत्तरित प्रश्न है।
हाँ, पाली ब्रोथा, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बताइए यहाँ पर एक आया है, यहाँ पर क्या आया है, अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है यह किस वंश का था? क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए सर, याद रखना यह शुंग राजवंश का था। और यहाँ पर जो अग्निमित्र है ना, यह मेरे दोस्त बिल्कुल सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और यह क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को कहाँ भेजा? हाँ, अग्निमित्र को भेजा था मेरे दोस्त, कहाँ कि भाई आप जाइए मालवा पर आक्रमण करके मालवा को जीत के आइए। अग्निमित्र मालवा पहुंचा और वहां की राजकुमारी थी, नाम था मालवी का, उसे दिल दे बैठा और गाना गाया। क्या गाना गाया? हम दिल दे चुके सनम। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी। सेंडोकोटस राजा चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में कहा गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। मुस्कुराइए दीपेंद्र भाई, आप चंदू जैन के साथ इतिहास पढ़ रहे हैं। भागी लय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई है? नासिक, कौशाम्बी, गोदावरी कृष्णा घाटी, नर्मदा घाटी और अनुत्तरित प्रश्न। भागी लय एक शब्द है, बहुत गजब का प्रश्न है। तांबे की मुद्राएं हैं, इन पर बैल, सूर्य, वृक्ष और नदी का अंकन हमें देखने को मिलता है। कौन सी मुद्राएं हैं? तांबे की मुद्राएं हैं। और यह हमें कहां से मिली है? तो याद रखना, नर्मदा घाटी से हमें यह प्राप्त हुई है। हाँ, हम दिल दे चुके सनम, क्या बात है मेरे दोस्त। हाँ, बड़ा अच्छा गाना लगता है मेरे दोस्त कि हम दिल दे चुके सनम। किस राजवंश के शासकों का नाम मात्र सत्तात्मक है? मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा राजवंश जिसने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, इस तरह से। नहीं नहीं, उसमें क्यों वो नहीं है जी, अग्निमित्र की लगन भी भेज दो सर। दीपेंद्र भाई कह रहे हैं अग्निमित्र का लगन भेज दो। देखो मेरे दोस्त, लगन भेजने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी अभी मेरी उम्र ही कितनी सी है। और लगन भेजने का काम जो है वह बड़े बुजुर्गों के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इतिहासकार जो है वह रोज युद्ध करवाता है, इतिहासकार रोज प्यार करवाता है, इतिहासकार रोज शादी ब्याह करवाता है, इतिहासकार रोज भगाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप कहोगे, आपकी इच्छा है, तो हम ये काम भी कर देंगे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रखना। सातवाहन जो है यह, सॉरी माफी चाहूंगा, हाँ सातवाहन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सब। तो सातवाहन जो है यह अपने नाम के साथ अपनी मम्मी का नाम जोड़ा करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, इस तरह से यहाँ पर नाम आता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलो अगला प्रश्न ये रहा, किताबें तो को सर जी किसी और को नहीं, गलत मत लेना सर जी। किताबों को सर जी किसी और को नहीं मत गलत, हाँ। अरे अरे रतनलाल मेरे दोस्त, आप मेरा व्यवहार आपने यार पूरा बेच लिया है मेरे साथ। एक बार दिल पे भाटा मेल के बताओ, क्या मैं गलत लेता हूँ क्या कभी? मेरे दोस्त, मैं जब क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो ये बात याद रखा करो, मेरे लिए केवल और केवल मेरी पढ़ाई और मेरा विद्यार्थी ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना? और पढ़ाई में थोड़ा बहुत मनोरंजन होना चाहिए। इतिहास जैसे विषय को अगर मनोरंजन नहीं लोगे तो ये तो मृत विषय है, मर जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, दिल विल दे दिया करो कभी कभी, और देना भी चाहिए। मैं खुद ही रोज देता हूँ दिन में 2-4 बार। और टेंशन नहीं है, मुस्कुराइए, हंसते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, और करते रहो इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। हाँ, अग्निमित्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दीपेंद्र भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, शिमुक और अनुत्तरित प्रश्न है। सातवाहन राजवंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? बताओ। बताइए, बहुत बढ़िया। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? देखो, एक नाम आता है, डेट इज गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए यहां पर इतिहास पढ़िए, आपने एक नाम सुना होगा, नासिक गुहा लेख। क्या नाम है? नासिक गुहा लेख।
इस नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया है? पता है आप लोगों को? 11 पर्वतों का स्वामी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इसे नाम दिया गया है 11 पर्वतों का स्वामी। क्लियर हो गई? नासिक गुहा लेख में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर वारुण्य विक्रम कहा गया है, आगमन निलय कहा गया। कहीं सारी उपाधियां नासिक गुहा लेख में हमें मिलती है। शुभम सर जुड़े हैं, सर नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कोटि कोटि वंदन। अगला प्रश्न ये रहा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखो यहां पर एक प्रश्न बनाइए, नासिक गुहा अभिलेख में हमें किस सातवाहन राजा की जानकारी मिलती है? डेट इज जीएस, यानी कि गौतमी पुत्र सातवर्णी की जानकारी मिलती है। अगला, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था? ये रिपीटेड सवाल है, सातवाहन राजवंश का था। क्लियर? नासिक गुहा लेख में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे ही अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। हाँ, 11 पर्वतों का राजा, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राजा शकों, यवनों और पल्लवन के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? हाल, सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा सातवाहन राजा जिसे शक, यवन और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में माना जाता है कि वह हाँ इसने खत्म कर दिया था इन्हें, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर याद रखना, डेट इज जीएस, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है जी नासिक गुहा लेख से। क्लियर? अच्छा, एक देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल यह पूछा जाता है कि बताइए, सवाल पूछ लिया जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है, महत्वपूर्ण एविडेंस कौन सा है? नासिक गुहा लेख। क्लियर? अच्छा, दूसरा प्रश्न बनाइए, नासिक गुहा लेख से हमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है? सातवाहनों की जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। ठीक है, राजचिन्ह से युक्त। भूमक, नहपान, चष्टन, रुद्रदामन प्रथम और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। देखो, एक नाम आपने सुना होगा, जोगल थंबी मुद्रा, नासिक से प्राप्त हुई है। यहां से हमें नहपान के कुछ सिक्के मिले हैं, इनको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम से जारी करवाया था। क्लियर? सर इस पर, हाँ हाँ, अरे मेरे दोस्त, बिल्कुल, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर मूवी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और वो जिस राजा को हराता है ना, उसका नाम होता है नहपान मेरे दोस्त। ठीक है ना? यह शहरात वंश के का शक शासक हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? शहरात वंश के शक राजा था यह। कौन? शहरात वंश का शक राजा था यह। क्लियर हो गई? शहरात वंश का यह शक राजा हुआ करता था। कौन? नहपान। ठीक है। और इसे कब हराया था? अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में हराया था। किसने हराया था? जीएस ने हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में इसे पराजित किया। और नासिक के निकट जो हमें जोगल थंबी की मुद्रा मिली है, वहां पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो ये मुद्राएं कहां से मिली है? ये मिली है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है, नाम याद रखेंगे, नासिक। और नासिक में हमें मिली है जोगल थंबी। ये आपने नाम जरूर सुना होगा, डेट इज जोगल थंबी मुद्रा। ये जोगल थंबी मुद्रा नहपान ने ही जारी करी थी। ठीक है। और इनको पुनः जारी किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हमारे भाई कह रहे हैं कि सर मूवी है, बिल्कुल है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप मूवी को देखेंगे ना, तो जब युद्ध भूमि में एक योद्धा होता है जिसने अपने बच्चे को गोल बोल में कैद कर दिया जाता है, तो वह गोल बोल में कैद करने वाला राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ही था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चलिए अगला प्रश्न देखिए, गाथा सप्तशती, बहुत गजब की प्रश्न है। नामक प्राकृत साहित्य का लेखक। तो गाथा सप्तशती कौन सी भाषा में है? प्राकृत में। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, हाल, यज्ञ श्री सातकर्णी और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं।
यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह किस राजा ने रचा था? देखो साहब, सातवाहन राजवंश का छठा राजा हुआ हाल। इसने गाथा सप्तशती की रचना करी थी। और इस हाल के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहला महत्वपूर्ण विद्वान हमें मिलता है वृहत कथा का लेखक गुणाढ़, और दूसरा कातंत्र का लेखक सर्ववर्मन। तो यहां पर याद रखिएगा एक नाम गुणाढ़। गुणाढ़ ने क्या लिखा? वृहत कथा। ठीक है, तो गुणाढ़ ने कौन सी किताब लिखी है? वृहत कथा लिखी है। और एक है सर्ववर्मन। और इस भाई ने क्या लिखा है? इसने लिखा है का तंत्र। क्लियर? चले सर, अगला प्रश्न। ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं और सोच रहे हैं इतिहास विषय का कोर्स लेने का जो पूरी तरह से अपडेटेड हो, ठीक है, नया हो और आने वाली परीक्षाओं को पास कराने के दृष्टिकोण से हो, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आप इतिहास विषय का यह कोर्स ले सकते हैं। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है। प्राइस केवल 3,999 है। आरएस का फाउंडेशन टेस्ट है, आधुनिक भारत का 80 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन पर बल है, उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रिंटेबल नोट्स और भी बहुत कुछ। क्लियर हो गई? चलिए, तो आज ही डाउनलोड करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई समस्या आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन मी 8802060952। इस नंबर पर आप सीधा मुझसे संपर्क करके मेरे से बात भी कर सकते हैं, केवल इतिहास विषय के संदर्भ में। क्लियर हो गई बात? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम, खारवेल और अनुत्तरित प्रश्न। गिरनार शिलालेख हमें गुजरात से मिला है। कहां से मिला है? चलिए, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये रहा, गिरनार शिलालेख रुद्रदामन का है। थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। गाथा सप्तशती, हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। गाथा सप्तशती जो है ना, वह भी मेरे दोस्त इसने ही लिखी है, हाल ने। दीपेंद्र, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लिखवाया? हेलियोडोरस, मिनांडर, मिहिरकुल, कनिष्क और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, इस प्रश्न का जवाब दो। दीपेंद्र, एक बार प्रकट हो मेरे दोस्त और मुझे बताओ। देखो मेरे दोस्त, हाँ, यूजीसी नेट में देखो मेरे दोस्त, ये जो पीजीटी का कोर्स है ना, यूजीसी नेट के लिए भी उपयोगी है, मैं बता दूं। रतनलाल मेरे दोस्त, टाइमिंग जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता है। आप उसमें रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, ये आपको एक सुविधा रहेगी वहां पर। रतनलाल, मैंने आपको पहले भी ये बात, जब अपनी फ़ोन पे बात हुई थी मेरे दोस्त, तब भी मैंने आपसे कहा था कि ये आप उसमें जो है सीधी अगर कोई डाउट आता है ना तो सीधा कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने आपको इतनी सुविधा दे रखी है वहाँ पर। क्लियर हो गई? पूरे राजस्थान में ऐसी सुविधा काव्य क्लासेस के अलावा और कहीं नहीं मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो वहाँ पे अब आपको डिले नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे उस दिन भी यही बात कही थी। रतनलाल पुरबिया, आप रिकॉर्डेड देख लो। मैं 4 बजे क्लास लेता हूँ, 5:30-6 बजे ख़त्म कर देता हूँ। हाथ वाथ उसकी लाइव क्लास आपके लिए ऐप में अवेलेबल हो जाती है। आप उसे जब भी टाइम मिले तब देख लो, और कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। हाथों हाथ आपके शंका का समाधान कर दिया जाएगा मेरे दोस्त रतनलाल। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर, यह बेसिकली हेलियोडोरस का है, ठीक है, हेलियोडोरस का है, ठीक है ना। देखो, मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी मेरे दोस्त। विदिशा में इस समय बेसिकली बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। यह हेलियोडोरस ने स्थापित किया। शुंग राजवंश का नवा राजा था जिसका नाम था भागभद्र। उसके 14वें वर्ष में तक्षशिला के राजा एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था।
विदिशा, विदिशा में एक जगह है नाम बेस नगर, यहां पर सुंग राजा और इसका नाम भाग भद्र। क्लियर? अगली बात समझिए। हाँ, यहां पर एक तक्षशिला, यहां पर यमन राजा रहा करते थे, नाम क्या था उसका? तो नाम याद रखिएगा तक्षशिला के राजा एंटियालकिड्स का, एंटियालकिड्स। और इस एंटियालकिड्स का एक राजदूत, इस भाई का नाम क्या था? दैट इज हेलियोडोरस। क्लियर? ये आया। दीपेंद्र भाई, नोट्स में आप एक बार इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिएगा 8802060952। एक बार इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा मुझे। जी सुनीता जी, धन्यवाद आपका। और रतनलाल, मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त आप कोर्स ले लो, आपको समस्या नहीं आएगी, मैं वचन देता हूं, ठीक है ना। ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये विश्वास करिए। दीपेंद्र, ये व्हाट्सएप नंबर नोट करो 8802060952, इस पर बात कर लीजिएगा मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहां पर आप बात कर लीजिएगा। इसने तो मेरे दोस्त एक ही लगवाया था, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसने एक ही लगाया था, ये भगवान विष्णु के सम्मान में लगाया गया था और इसी ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। हेलियोडोरस के बारे में अगर जानना चाहते हो तो इसने फिर क्या कर लिया? भागवत धर्म स्वीकार किया और इसी ने भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ लेख लगवाया था। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास का वर्णन करता है? रिपीटेड प्रश्न है। मथुरा स्तंभलेख, बेसनगर स्तंभलेख, रुम्मीनदेही स्तंभलेख, तालगुंडा और अनुत्तरित प्रश्न। सर यहां पर सही जवाब होगा बेसनगर का अभिलेख, ठीक है ना। ये हमें इस बात की जानकारी उपलब्ध करवाता है। हेलियोडोरस का है ये, किसका है ये? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, डेट इज हेलियोडोरस। तक्षशिला के राजा जिसका नाम हमें मिलता है एंटियालकिड्स, उसका राजदूत था जो सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के 14वें वर्ष में आया था। तो मेरे दोस्त, अगर आप मैं एक बात कहूं, अगर आप प्यारे साथी जो हैं, अगर इस समय अभी यह सोच रहे हैं कि मैं वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करूंगा, तो शायद फिर बहुत डिले हो जाएगा। फिर वो जो परिणाम रहेगा ना, वो हमारे लिए हमेशा की तरह ही रहेगा। रतनलाल, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? फिर वो परिणाम हमेशा की तरह जो रहता आया है ना, वही परिणाम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, अभी एक लंबा समय भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित में से किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? शंख लिपि भरूच, देहुर कुटार, अमरावती, सारनाथ और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। हाँ, वैकेंसी से पहले ज्वाइन करो मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छा रहता है, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये काफ़ी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वैकेंसी आने पर तो हर एक व्यक्ति तैयारी करता है। असली योद्धा वही होता है जो वैकेंसी आने के पहले जाग जाता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब होगा भरहूत का स्तूप, ठीक है, जो सतना मध्य प्रदेश जिले में मिला था। इसकी खोज 1873 में कनिंगम के द्वारा की गई थी। कहां से मिला है? मध्य प्रदेश से। ईस्वी में किसने खोज की? तो याद रखिएगा कनिंगम ने खोज की है। और रतनलाल भाई, आचार संहिता लगने में भूल जाओगे। देखो एक बात और बताऊं मैं रतनलाल, आपने देखा होगा
कि अभी जो हमारा नया कोर्स आया है काव्य क्लासेस कोटा पर, यह पूरी तरह से अपडेटेड है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आप इसकी डेमो क्लास जरूर लीजिएगा, ऐप पर है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। नंदों का, मौर्यों का, सुंगों का, कण्वों का अनुत्तरित प्रश्न है। सिंचाई विषयक जो कार्य हैं उनका उल्लेख मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस बारे में चर्चा की थी। सर याद रखना, डेट इन नंदों का। अगला प्रश्न, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़, एरण, धौली और मेरे दोस्त अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए। हाँ, नंद बिल्कुल ठीक कर रहे हो, खारवेल का हाथी गुम्फा। और मेरे दोस्त जल नहर, ये वही रिपीटेड प्रश्न है। हाथी गुम्फा अभिलेख, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया? गोंडोफनीस, डेमोट्रियस, विमकटफिसस, कनिष्क और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा राजा जिसके समय सेंट थॉमस नाम का ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए आया। ठीक है ना, ये मैं बेसिकली आपसे इसलिए कहता हूं, मेरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरे अपने विद्यार्थी हैं और मैं चाहता हूं कि इस बार नौकरी लेकर के निकलना है। क्लियर हो गई? तो सेंट थॉमस नाम के ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था और इस समय राजा हुआ करता था गोंडोफर्नीस। क्लियर? गोंडोफर्नीस नाम के राजा के समय आया था। यह मूल रूप से फारथियन था, पल्लव राजवंश का था। क्या बात क्लियर हो गई? इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। मूल रूप से कौन था? यह पार्थियन था, जिसे हम पहलहु कहते हैं, और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दीपेंद्र भाई कह रहे हैं सर खारवेल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अभी रतनलाल प्यारे साथी ने हमारे इसी के बारे में पूछा था। देखो, खारवेल कलिंग के चेदी राजवंश का राजा था। इसने जैन धर्म का संरक्षण था, इसीलिए जैन धर्म का अनुयायी था। इसने खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग में उत्कीर्ण करवाया और जैन धर्मों के लिए गुफाओं का दान किया, मंदिरों का दान किया। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें नहर प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, नंद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, और भी अगर हम जानना चाहें तो पता चलता है कि नंद राजा जो है वह भी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें खारवेल के बारे में मिलती है। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? और जो यह हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें पहली बार भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। प्रशस्ति लेख का यह पहला उदाहरण माना जाता है जो खारवेल ने लिखवाया था अपने शासनकाल के दौरान। दीपेंद्र बाबू क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल ऐप पर हैं। आपके सपने करें साकार काव्य क्लासेस के साथ। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक राजा था? अजेस, गुंडोफर्नेस, हिप्पोटेटस, कनिष्क और अनुत्तरित प्रश्न है। उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक राजा कौन था? द लास्ट ग्रीक रूलर इन नॉर्थ इंडिया, बताएं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। सर याद रखना, डेट इज हिप्पोट्रेटस। हिप्पोट्रेटस अंतिम ग्रीक राजा था उत्तर भारत का। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? मौर्य, रोमन, इंडो ग्रीक, गुप्त काल और अनुत्तरित प्रश्न है। गोल्ड कॉइन सबसे पहले भारत में किसने शुरू किए थे? जरूर बताइएगा। देखो, तीन तरह के लोगों का नाम याद रखें। पहला इंडो ग्रीक, ठीक है, दूसरा कुषाण और तीसरा गुप्त। इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो हमारा प्रश्न इंडो ग्रीक पर आकर खत्म हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ठीक है, सोने के सिक्के नियमित रूप से कुषाणों ने चलाए और
सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। क्या ये तीनों प्रश्न क्लियर हो गए? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताओ। शिवानी जी जुड़ी हैं, स्वागत है मैम शिवानी आपका। ममता, रतन और दीपेंद्र, सुनीता, बहुत बढ़िया। 3 प्रश्न है, 3 बिंदु है, क्या यह क्लियर हो गए? सबसे पहले सोने के सिक्के जो हैं वह इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए। नियमित रेगुलर बेसिस पे सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। और सर्वाधिक मैक्सिमम गोल्ड कॉइन जो है वह याद रखिएगा गुप्तों ने चलाए थे। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, हुविस्क, कनिष्क और अनुत्तरित प्रश्न है। भारत में सबसे पहले ऐसा कुषाण राजा कौन था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे? गुड इवनिंग सोनू योगी जी, स्वागत है सर आपका। अभिनंदन मेरे भाई। बहुत बढ़िया रतनलाल। चलिए सर, याद रखना विम कटफिसस यह पहला ऐसा कुषाण राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न, चीन के शासक को पराजित करने वाला पहला भारतीय? रुद्रदामन, गोंडो फर्नीस, विम कटफिसस, कनिष्क और अनुत्तरित प्रश्न। चीन के राजा को पराजित करने वाला पहला भारतीय। चीन में इस समय हन वंश था और हन वंश के राजा को यह पराजित कर देता है। और यहां पर नाम होता है कनिष्क का। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न, एक कुषाण राजा जिसने अधोलिखित यूची जाति की किस शाखा से जुड़ा हुआ है? ही उमी, सुआंग मी, कोई हूं सुआंग, हिन तून। मतलब जो कुषाण राजा हुआ करते थे यह मेरे दोस्त यूची जाति से जुड़े हुए हैं, हमें इस बात की जानकारी है। अब यूची जाति में कौन से हैं यह, मतलब यूची जाति भी कहीं भागों में विभक्त है। क्लियर हो गई? तो मुझे बताओ यह कौन से है यूची में? सर याद रखिएगा यह यूची में कोई सुआंग जाति से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति को अंकित कराया? अशोक, विम कटफिसस, कनिष्क, हर्ष और अनुत्तरित प्रश्न है। शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति को अंकित करवाया, लिखा सक मनोबोधो, यानी कि शाक्य मुनि बुद्ध। बताएं, शाक्य मुनि बुद्ध। देखो, जब भी शाक्य मुनि बुद्ध आ जाता है या बुद्ध के समर्थन की कोई बात आ जाती है तो यह बात आपके कनिष्क में हमें देखने को मिलती है कि राजा कनिष्क ने जो है अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति को अंकित करवाया था। चलो अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की? मगध, गोरखपुर, पुरुषपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? देखो, अगर हम कनिष्क की बात करते हैं ना तो कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है वह पुरुषपुर में स्थापित की। पुरुषपुर यानी कि पेशावर। पेशावर वर्तमान समय में पाकिस्तान नाम के एक देश में स्थित है। ठीक है, इसी कनिष्क ने मथुरा पर भी शासन किया था और मथुरा जो है वह इसकी शक्ति का दूसरा केंद्र था। क्लियर हो गई बात?
पुरुषपुर मेरे दोस्त, पुरुषपुर। ये तो फिर क्या करते हैं ना, हम अपने हिसाब से किसी भी शब्द की व्याख्या कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है ना। हाँ, कनिष्क के समय बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक रतनलाल सर। इसको थोड़ा सा डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का कोर्स चल रहा है, इतिहास विषय का, 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसके अलावा आरएस फाउंडेशन के बैचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। हिंदी के कोर्स डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में यहाँ पर चल रहे हैं। तो कल 8:30 बजे, कल तो संडे है, कल आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। संडे 3 मार्च सन 2024, टाइम 3 बजे। क्या है? मैराथन क्लास। और ये मैराथन क्लास किसकी है? तो आप याद रखिएगा, डेट इज राजस्थान इतिहास। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए राजस्थान इतिहास की मैराथन क्लास 3 बजे से 3 मार्च को आयोजित की जाएगी, दिन में 3 बजे, 3 मार्च को। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका लिंक हमने यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है, आप उसे डाउनलोड करके उस पर एनरोल कर लीजिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। संडे को 3 मार्च को जो है 3 बजे दिन में यह स्पेशल ये मैराथन क्लास रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? तो डेट इज काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। क्लियर? तो अच्छा, कल आपका जन्मदिन है तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा ही आपको अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिन की, रतनलाल जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई। कल तो फिर आपका जन्मदिन जो है काव्य क्लासेस के साथ ही मनाया जाएगा रतनलाल। दिन में 3 बजे आइएगा और डाउनलोड कर लो काव्य क्लासेस का ऐप। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल मिलते हैं आपकी सफलताओं की दुआओं के साथ। मैं चंदू जैन अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।